हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम दुबे। स्वागत है आप सभी का जैनिक जेईई स्टडी में। तो हम लोग अपना इरिगेशन का सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, जहां पर हम लोगों ने अपना 3 चैप्टर फिनिश कर लिया। ठीक है, कल का जो लेक्चर हुआ था हमारा, उसमें हम लोगों ने अपना तीसरा चैप्टर भी फिनिश कर लिया था। ठीक है, स्टार्टिंग के जो दूसरा चैप्टर था, ठीक है, चैप्टर 2 जो था वो थोड़ा बड़ा था, है ना। चैप्टर 2 बड़ा था क्योंकि उसमें से क्वेश्चन जो है वो ज्यादा आते हैं। भाई बड़ा चैप्टर है, ठीक है, उसमें आपके कंटेंट ज्यादा होंगे, टॉपिक ज्यादा होंगे। अब टॉपिक ज्यादा होंगे तो उससे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। अब जो चैप्टर से हमारे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं वो चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने चैप्टर 1 में देखा था कि इरिगेशन है क्या। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन देखा था इरिगेशन का, कि इरिगेशन होता क्या है, क्यों हम लोग इरिगेशन के प्रोसेस को अपनाते हैं, क्या उसकी नेसेसिटीज है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये सारी चीजें हम लोग देखे। सेकेंड चैप्टर मैंने फिर से कह रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सेकेंड चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके वहीं से आते हैं, जो कि है सॉइल मॉइस्चर एंड प्लांट रिलेशनशिप। ये चैप्टर 2 का पार्ट 1 है, और चैप्टर 2 का पार्ट 2 जो है वो आपका है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, जिसमें और भी चीजें हम लोग पढ़े थे, बेस पीरियड, क्रॉप पीरियड, ड्यूटी, डेल्टा। उसके बाद इरिगेशन एफिशिएंसीज पढ़े थे, नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा था वहां पर, है ना। क्या होता है ग्रेविटी वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने अपने चैप्टर 2 में देखा है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, क्योंकि वहां से आपके थ्योरी क्वेश्चन भी आते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी वहां से बनते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में 1 लाइनर 2 लाइनर क्वेश्चन ही पूछता है। ठीक है, जैसे आपके अगर न्यूमेरिकल भी देगा तो वो ऐसा न्यूमेरिकल देगा जो आपके 2-3 स्टेप में सॉल्व हो जाए। बहुत लंबा न्यूमेरिकल आपको नहीं पूछेगा, है ना। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी करनी है, तो उसके हिसाब से आपका जो चैप्टर 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन हम लोगों ने थर्ड चैप्टर देखा था डिजाइन ऑफ कैनल्स, है ना, जहां हम लोगों ने देखा लाइन कैनल, अनलाइन कैनल के बारे में। लाइन कैनल को क्या बोलते हैं मैंने बताया था, नॉन एलुवियल कैनल भी कहते हैं, और अनलाइन कैनल को एलुवियल कैनल भी कहते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कैनल लाइनिंग क्या होता है। जस्ट आपका कैनल का मतलब मैंने बताया हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, नहर। आपने आते जाते कहीं पर भी देखा होगा, कंक्रीट की नहर भी देखे होंगे, कंक्रीट के कैनल देखे होंगे, और आपने क्या देखा होगा, एक मिट्टी वाला जस्ट खोद दिया जाता है। और ये गांव वाले इलाके में आप लोगों ने ज्यादा देखा होगा, पहले के टाइम में होता था अनलाइन कैनल, अभी भी है बट अभी अब कम हो गया, अब ज्यादातर लाइन कैनल ही बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अनलाइन कैनल में सीपेज लॉस ज्यादा होता है ना। आपके कैनल का वाटर जो है, इरिगेशन वाटर जिसे हम कहते हैं, उसमें सीपेज के कारण लॉस ज्यादा होता है, अबाउट 35% लॉस उसमें हो जाता है। तो उसे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इम्परवियस लेयर, जैसे सीमेंट कंक्रीटिंग का लेयर कर देते हैं, मतलब उस नहर में क्या करते हैं, कंक्रीटिंग कर देते हैं। तो क्या होता है, वो सॉइल के जो पोर्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं और सीपेज नहीं होता। ठीक है, तो ये होता है कैनल लाइनिंग। ओके, अब उसके बाद हम लोगों ने अनलाइन कैनल में देखा था, 2 थ्योरीज पढ़ी थी, है ना। कैनेडिस थ्योरी पढ़ा था, लेसिस थ्योरी पढ़ा था, दोनों के ऑब्जर्वेशन देखे। अब एक चीज और ध्यान रखने वाली चीज है, कैनेडी थ्योरी का मैंने क्या बताया था आपको, कैनेडी थ्योरी किस पे बेस्ड है, अपर बारी दोआब सिस्टम पे। एकदम याद रखना है इसको, आपसे पूछेगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद हम लोगों ने लेसिस थ्योरी देखा था, रेजिम चैनल के बारे में देखा था, दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखा, और दोनों के डिजाइनिंग मेथड देखे। डिजाइनिंग मेथड को बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला भी पूछता है और उसमें से न्यूमेरिकल भी पूछता है। ओके, तो आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4, और आज ही आपका चैप्टर 4 खत्म भी हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, और उसका नाम, अब इधर के सारे चैप्टर छोटे छोटे होंगे, ज्यादा बड़ा बड़ा चैप्टर होगा नहीं, है ना। कोशिश करेंगे एक एक क्लास में फिनिश कर दे। चलिए, तो आज का जो चैप्टर है वो है डैम। ठीक है, आज का जो चैप्टर है वो है, नया चैप्टर है आपका डैम। अब डैम में आपको सारे डैम के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। ओके, यहां पर हमें सिर्फ ग्रेविटी डैम के बारे में पढ़ना है कि ग्रेविटी डैम होता क्या है ना, क्या उसका साइट सिलेक्शन का होता है। ठीक है, साइट सिलेक्शन के लिए हम लोग कौन कौन से पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए, और कौन कौन से फोर्सेस उसमें एक्ट करते हैं ग्रेविटी डैम में, उनमें से जो 3 मेजर फोर्सेस है उसके बारे में हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए, आज का जो आपका नया चैप्टर है वो है डैम। अब डैम होता क्या है, डैम का अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो डैम का डेफिनेशन क्या होगा, इट इज अ फिजिकल बैरियर और ऑब्स्ट्रक्शन constructed across the river,
ठीक है, ये क्या होता है, फिजिकल बैरियर होता है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन होता है अक्रॉस द रिवर। कुछ इस तरीके से आपका रिवर जा रहा है, ठीक है, ये आपका क्या है, रिवर फ्लो कर रहा है, यहां से वाटर आपका फ्लो कर रहा है। अब आपने क्या किया कि आपको क्या करना है, वाटर स्टोरेज करना है ना, वाटर को स्टोर करना है ताकि आप क्या करें, कैनल के थ्रू पानी को दूसरे जगह प्रोवाइड कर सके, दूसरे जगह ले जा सके। तो अब आप क्या करोगे, ये रिवर है, इस रिवर के अक्रॉस क्या करोगे, आप बैरियर लगा दोगे, ठीक है, बैरियर कंस्ट्रक्ट कर दोगे। अब ये क्या होगा, पानी क्या होगा, यहां पर के पानी का लेवल हाई हो जाएगा, यहां पर के पानी का लेवल हाई हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, अप स्ट्रीम। इसको क्या कहेंगे, अप स्ट्रीम। जिधर पानी ज्यादा रहेगा उधर को क्या कहेंगे, अप स्ट्रीम। आपने क्या किया, इधर से पानी आपका रिवर का जा रहा था, यहां बैरियर लगा दिया, यहां पर क्या हो जाएगा, वाटर लेवल राइज हो जाएगा, इस तरफ वाटर लेवल डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो जिधर राइज हुआ उसको बोले अप स्ट्रीम, जिधर डाउन हुआ उसको क्या बोले, डाउन स्ट्रीम, ठीक है, नाम से याद रहेगा। जिधर पानी का लेवल अप हुआ वो अप स्ट्रीम, जिधर डाउन हुआ उधर डाउन स्ट्रीम। क्लियर है। चलो अब देखो यहां पर क्या हुआ, अब पानी यहां से रुक गया, तो अब क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग एक कैनल निकाल सकते हैं। कुछ इस तरीके से यहां से कैनल निकाल देंगे, ये कैनल से पानी जाएगा। अब इस कैनल से क्या करेंगे, जिधर जिधर हमें डाइवर्ट करना रहेगा उधर छोटे छोटे चैनल्स निकाल देंगे और वो क्या करेगा, फील्ड में जाकर के आपके पानी को देगा। तो कुछ इस तरीके का प्रोसेस होता है ना। तो देखो जो ये फिजिकल बैरियर हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया ना रिवर के अक्रॉस में, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ रिवर हम लोग अक्रॉस द रिवर क्या किए, एक कंस्ट्रक्शन एक ऑब्स्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट कर दिए, एक ऑब्स्ट्रक्शन बना दिए जो जिससे पानी रुक सके, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डैम कहते हैं। ठीक है, समझ में आया डैम क्या होता है। ओके चलो अब देखो इसमें बहुत सारे डैम के टाइप्स होते हैं, है ना। ग्रेविटी डैम होता है, अर्दन डैम होता है, रॉकफिल डैम होता है, और भी बहुत सारे डैम के टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा जो सब्जेक्ट का सिलेबस है उसमें हमें क्या पढ़ना है, हमें ग्रेविटी डैम के बारे में पढ़ना है ना। और उसमें भी मेजरली हमें क्या पढ़ना है कि कौन कौन से फोर्सेस जो है हमारे ग्रेविटी डैम में एक्ट होते हैं। ठीक है, तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या इंपॉर्टेंट है कि फोर्सेस एक्टिंग ऑन ग्रेविटी डैम, ये हमें पढ़ना है। चलिए तो वहां तक पहुंचते हैं। तो सब अब डैम देख लिए, अब देखते हैं कि ग्रेविटी डैम क्या होता है। डैम का डेफिनेशन लिख लिया सभी ने। अब देखते हैं कि ग्रेविटी डैम क्या होता है। चल अब हेडिंग डाल लो सभी कोई कि ग्रेविटी डैम क्या होता है। चलो देखते हैं अब ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम, चलो अब ग्रेविटी डैम देखते हैं क्या होता है। इट इज द टाइप ऑफ डैम, इट इज द टाइप ऑफ डैम, इट इज द टाइप ऑफ डैम in which its self weight resist the external forces। ठीक है, अब देखो क्या होता है ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम ऐसा होता है, ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी के फोर्स के कारण जो डैम होगा, है ना। अब आपने क्या किया, एक डैम कंस्ट्रक्ट किया, है ना, एक डैम कंस्ट्रक्ट किया। अब उस डैम का सेल्फ वेट किधर लगेगा, नीचे, और नीचे की ओर क्या उसे उसका सेल्फ वेट क्यों लग रहा है, ग्रेविटी के कारण। भाई मेरा भी कुछ सेल्फ वेट है, वो किस कारण से है, ग्रेविटी के कारण, क्योंकि ग्रेविटी मुझे नीचे खींचता है ना, उसके कारण मेरा क्या होगा, मेरे मास के हिसाब से मेरा एक सेल्फ वेट होगा, है ना। तो चलो वही चीज क्या करता है, आपने एक डैम कंस्ट्रक्ट किया। अब उस डैम का जो सेल्फ वेट है ना, वो क्या होता है, एबल होता है रेजिस्ट करने के लिए जो भी उसमें एक्सटर्नल फोर्सेस आएंगे, है ना। समझना बात को। आपने क्या किया, एक डैम बनाया है, कुछ इस तरीके से आपने एक डैम बना दिया है। यहां पर जो भी अब इस डैम में एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं, ग्रेविटी फोर्स कुछ इस तरीके से नीचे की ओर लग रहा होगा, इसमें ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा। अब जो भी इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस आएंगे उसको क्या कर लेगा, ये रेजिस्ट कर लेगा आपका डैम। उसका जो डैम का जो सेल्फ वेट होगा वो क्या करेगा, रेजिस्ट कर लेगा, उसका जो ओन वेट होगा वो रेजिस्ट कर लेगा उस सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को। तो ऐसे डैम को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे डैम को हम लोग ग्रेविटी डैम बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये डैम कैसे बनते हैं। इट मे बी constructed of masonry
मैसोनरी एंड कंक्रीट। ठीक है, ये मैसोनरी स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं और कंक्रीट स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका ग्रेविटी डैम का डेफिनेशन। समझ में आया? अब ग्रेविटी डैम होता क्या है? डैम क्या होता है? कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन या फिजिकल बैरियर जो हम अक्रॉस द रिवर कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको डैम बोलते हैं। अब डैम में बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है, उनमें से एक टाइप है आपका क्या? ग्रेविटी डैम। अब ग्रेविटी डैम क्या होगा? ऐसा डैम जिसका सेल्फ वेट जो होगा, जो उसका सेल्फ वेट होगा वो क्या होगा? एबल होगा। सेल्फ वेट ही उसका काफी होगा कि वो एक्सटर्नल फोर्सेस को झेल सकता है। तो ऐसे डैम को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेविटी डैम बोलेंगे। ये किससे कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं? ये कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं आपके मैसोनरी से, ठीक है, या फिर आपके कंक्रीट से। ठीक है, तो ये मैसोनरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है और कंक्रीट स्ट्रक्चर भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे सभी को ही। अब चलो देखते हैं कि साइट सिलेक्शन कैसे करें इसका। चलो, अब सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखना है, सबसे पहला चीज तो वहां पर हम लोग इसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, यहां पर लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए साइट सिलेक्शन। यहां पर हेडिंग डाल लीजिए साइट सिलेक्शन, साइट सिलेक्शन। ठीक है, तो साइट सिलेक्शन है फर्स्ट। तो ये ध्यान रखना है कि ऐसे रिवर पे हम लोग इसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। रिवर शुड बी फ्लो ऑल ईयर। ठीक है, ऐसी जगह पे हम लोग इसे बनाएंगे जहां रिवर में पानी आता रहे साल भर। अदरवाइज सूखे रिवर में जहां पानी ज्यादा आता ही नहीं है वहां पानी रोक करके करेंगे क्या? जहां पानी ही नहीं है, जो रिवर सूख चुकी है वहां पर पानी रोक करके करेंगे क्या? वो तो सफिशिएंट ही नहीं होगा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, है ना। तो ऐसे जगह पे बनाएंगे जहां रिवर में पानी जो है वो ऑल ईयर फ्लो होता रहे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या होगा? टोपोग्राफी उसका ऐसा होना चाहिए जहां पर डीप वैली एग्जिस्ट करे। ठीक है, टोपोग्राफी should be such that should be such that deep valley exists, deep valley exist। ठीक है, थर्ड क्या होगा आपका? ये होना चाहिए फ्री फ्रॉम हैवी अर्थक्वेक जोन। ठीक है, एकदम अर्थक्वेक जोन, जहां हाईली अर्थक्वेक आता होगा वहां पर इतना बड़ा स्ट्रक्चर हम लोग कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया, वहां आपका अर्थक्वेक ज्यादा आता है तो वो क्या करेगा? आपके डैम को क्या कर सकता है? नुकसान दे सकता है। ठीक है, आपके डैम को वो तोड़ सकता है ना। तो इसलिए हम लोग ऐसे जगह पे बनाएंगे जहां ज्यादा अर्थक्वेक का प्रॉब्लम ना होता हो। तो ये सारी चीजों को हम लोग ध्यान रखेंगे। और भी 2-3 की पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है, बट मेजरली हम लोग इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं जो अपना इंपॉर्टेंट है, जो मेन हमारे एग्जाम में आएगा। ठीक है, जो मेन हमारे एग्जाम में आने वाली चीज है वो हम लोग ध्यान में रखेंगे, वो है फोर्सेस ऑन द ग्रेविटी डैम। वो हमारा इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो देखो कि कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं। चलो अब मेन चीज देखते हैं, हमारा जो आज का जो आपके एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है वो है फोर्सेस एक्टिंग ऑन ग्रेविटी डैम। ठीक है, तो देखो कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे। सबसे पहला तो होगा इसका सेल्फ वेट एक्ट करेगा। सेकंड क्या होगा? वाटर का प्रेशर। थर्ड क्या आएगा आपका? थर्ड आएगा अपलिफ्ट प्रेशर। ठीक है, फोर्थ क्या आएगा? अगर आपका हाई राइज रहेगा तो वेव प्रेशर एंड विंड प्रेशर। ठीक है, फिर क्या आएगा आपका? अर्थक्वेक
प्रेशर, और क्या आएगा, आइस प्रेशर। जम गया, अगर पानी ठंडे इलाके में आपने बनाया, पानी जम गया तो उसके कारण आइस प्रेशर भी आ सकता है। ठीक है, तो देखो इसमें से क्या होता है, मेनली आपको तीन चीजों पर फोकस करना है। ठीक है, मेजर प्रेशर कौन कौन से होते हैं, ये तीन जो होते हैं वो आपके मेजर प्रेशर होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है आपका मेजर प्रेशर होता है, या मेजर लोड्स होते हैं, या मेजर फोर्सेस होते हैं। ठीक है, यहां पर लिख लीजिए मेजर फोर्सेस। ठीक है, मेजर फोर्सेस होते हैं कौन कौन से, सेल्फ वेट, वाटर प्रेशर और अपलिफ्ट प्रेशर, और इन तीनों चीजों को हम लोग डील करेंगे। ठीक है, बाकी के क्या होते हैं, ये माइनर प्रेशर्स होते हैं। ठीक है, या माइनर फोर्सेस, क्योंकि ये हर जगह लगे जरूरी नहीं है, लेकिन ये तीन जो प्रेशर हैं ये जरूरी है कि हर जगह लगेगा ही लगेगा, है ना। ये क्या होगा, सेल्फ वेट उसका आएगा ही आएगा, वाटर प्रेशर उसमें लगेगा ही लगेगा, वाटर है तो नीचे से अपलिफ्ट प्रेशर भी उसमें लगेगा, सीपेज के कारण पानी नीचे जाएगा और वो फिर ऊपर की ओर प्रेशर लगाता है। तो देखिए आपसे क्या पूछेगा, आपसे ऑप्शन में दे सकता है, इस तरीके से 4-5 ऑप्शन दिए रहेगा और आपको पूछेगा कि इनमें से कौन सा जो है वो मेजर प्रेशर है या फिर मेजर फोर्स है ग्रेविटी डैम का। तो आपको ध्यान रखना है ये तीन जो हैं, सेल्फ वेट, वाटर प्रेशर एंड अपलिफ्ट प्रेशर, ये क्या है, ग्रेविटी डैम के मेजर प्रेशर है या मेजर फोर्सेस है। ठीक है, जो ग्रेविटी डैम में लगते हैं। तो इन तीनों को हम क्या करेंगे, अभी डील करते हैं। ओके, चलो एक एक करके तीनों प्रेशर को डील करते हैं, तीनों फोर्सेस को डील करते हैं हम लोग। चलो देखते हैं। तो सबसे पहला क्या आएगा, सबसे पहला आएगा, सबसे फर्स्ट आपका आ जाएगा सेल्फ वेट। सेल्फ वेट, ठीक है, सेल्फ वेट आपका, चलो आपके डैम का सेल्फ वेट पहले लगेगा उसमें। अब देखो कैसा होता है, ग्रेविटी डैम का जो एक्चुअल प्रोफाइल जो होता है या प्रैक्टिकल प्रोफाइल जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ये कुछ इस तरीके से वो बना होता है आपके डैम का एक्चुअल प्रोफाइल या फिर प्रैक्टिकल प्रोफाइल कहें तो। ठीक है, चल ये देखो, अब यहां से क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से होता है। ये आपके ग्रेविटी डैम का एक्चुअल प्रोफाइल होता है या प्रैक्टिकल प्रोफाइल होता है। ठीक है, कुछ हेड भी दिया जाता है, कुछ जगह पे आपको ऐसा भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कुछ जगह पे आपको इस तरीके से भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, सेल्फ वेट निकालने के लिए हम लोग 1 मीटर के लिए पहले निकालते हैं। ठीक है, सेल्फ वेट कैसे निकालेंगे, 1 मीटर के लिए निकालते हैं। भाई आपका डैम तो कितना भी लंबा हो सकता है, आपका जितना रिवर रहेगा वैसे ही उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, डैम बनाएंगे, है ना। तो अब अलग अलग डैम के लिए हम जा जाके अलग अलग तो नहीं निकाल सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 मीटर के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, कि पर मीटर में आपका वेट कितना आएगा, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जितना लेंथ होगा, जितना उसका आपकी डैम की लंबाई होगी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, वेट को निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 मीटर के लिए लेंथ के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ वेट निकालेंगे। ठीक है, तो किस में आएगा, ये आपका जो भी रहेगा वो वेट क्या हो जाएगा, आपका पर मीटर में आएगा। ठीक है, चलो तो देखो अब वेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सभी को पता है वेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूनिट वेट से हम लोग निकालेंगे। देखो यूनिट वेट का आपका जो रहता है, यूनिट वेट उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, गामा से, और इसका किसमें होता है यूनिट, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। अब अगर मैं इससे क्या करूंगा, वॉल्यूम, जो वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। वॉल्यूम किसमें होता है, मीटर क्यूब में। वॉल्यूम किसमें होता है, मीटर क्यूब में। तो जब मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझसे क्या मिल जाएगा, सेल्फ वेट मिल जाएगा। मुझे क्या मिल जाएगा, सेल्फ वेट मिल जाएगा। अब देखो वेट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यूनिट वेट को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखो कैसे निकालेंगे, वेट निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं यूनिट वेट को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो किलो न्यूटन में आ जाएगा। ओके, ठीक है। अब देखो इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं, थोड़ा और इजी करने के लिए, क्योंकि मैं क्या किस में निकाल रहा हूं, पर यूनिट लेंथ में निकाल रहा हूं, 1 मीटर लेंथ के लिए निकाल रहा हूं। तो क्या मैं लिख सकता हूं इसको, एरिया इंटू लेंथ, और लेंथ कितना रखा हूं, एल की वैल्यू मैंने कितने निकाली है, 1 मीटर के लिए निकाल रहा हूं, 1 मीटर के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो एल की जगह 1 रख दूंगा। तो यहां पर कैसे करके मैं निकाल सकता हूं वेट को, अगर मैं यूनिट वेट को एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, यूनिट वेट को एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या निकल जाएगा, वेट निकल जाएगा। यूनिट वेट को एरिया से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वेट निकल जाएगा। क्यों,
एरिया से क्यों? क्योंकि यहां पर एल की वैल्यू मैंने क्या रख दी है, वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करूंगा, एरिया इंटू लेंथ, और लेंथ मैंने कितना ले लिया है 1 मीटर, तो यहां 1 पुट कर दिया। तो अब आपका यूनिट वेट को मैं एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका सेल्फ वेट कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहां पर देखो एक चीज ध्यान देना, अब इसका शेप क्या है, इर्रेगुलर तरीके से है, इर्रेगुलर तरीके से है। तो अब मैं क्या करूंगा, मान लीजिए मैंने यहां से कुछ इस तरीके से इसे ले लिया, यहां पर से इसको कुछ इस तरीके से ले लिया, तो अब आपको 3 सेक्शन दिख रहे होंगे, है ना। यहां पर आपको ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा, इसको एरिया 1 लिख देता हूं। यहां पर आपको रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा, तो यहां एरिया 2 लिख देता हूं। ओके, और ये फिर से ट्रायंगल दिख रहा है मुझे, तो इसे एरिया 3 लिख देता हूं। ये देखो यहां से यहां तक आपको एक एरिया दिख रहा है, ये देखो कुछ इस तरीके से ये एक एरिया ट्रायंगल का बन गया। ओके, अब एक एरिया किसका बन गया, एक एरिया आपका ये रेक्टेंगल का बन गया एक एरिया, और तीसरा एरिया क्या बन जाएगा आपका, ये ट्रायंगल का एरिया बन जाएगा तीसरा। तो 3 एरिया। अब मैं क्या करूंगा, इसका एरिया निकाल लूंगा, इसका एरिया निकाल लूंगा और इसका एरिया निकाल लूंगा, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, यूनिट वेट से, तो मेरा सेल्फ वेट कैलकुलेट हो जाएगा। तो कैसे लिख सकता हूं इसको, सेल्फ वेट निकालने के लिए, सेल्फ वेट निकालने के लिए, और ये इसको मैंने क्या पुट किया है 1, क्योंकि लेंथ क्या था 1 था, ठीक है। तो अब देखो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, सेल्फ वेट इज इक्वल टू, इसको गामा, है ना, यूनिट वेट को गामा से डिनोट करता हूं, मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 से। जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, सेल्फ वेट मिल जाएगा। और सेल्फ वेट किधर लग रहा होगा, नीचे की ओर, सेल्फ वेट किधर लग रहा होगा, नीचे की ओर लग रहा होगा। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, सेल्फ वेट को कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। अब चलिए सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है वाटर प्रेशर, कि वाटर के कारण कितना प्रेशर इस पे लगेगा। सेकंड देखते हैं हमारा, सेकंड क्या था, मेजर फोर्सेस वाटर प्रेशर, वाटर प्रेशर, वाटर प्रेशर। अब देखो वाटर प्रेशर क्या आएगा, आपने इस तरीके से डैम बना दिया है, कुछ इस तरीके से डैम बना दिया है, ये क्या है, ये आपका है एक्चुअल प्रोफाइल, और ये देखो ये जो होता है वो एक्चुअल प्रोफाइल होता है, और एक और होता है इस तरीके से ट्रायंगल बनाते हैं, वो क्या होता है, एलिमेंट्री प्रोफाइल होता है, ठीक है, वो क्या होगा, एलिमेंट्री प्रोफाइल होता है, ठीक है। अब देखो आपका वाटर यहां स्टोर रहेगा, यहां पर से वाटर स्टोर होना शुरू होगा, ये आपका बेस है, यहां से क्या करेगा, वाटर बढ़ते 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 इस कुछ एक हाइट तक जाएगा, ठीक है। इस हाइट को मैं क्या कहता हूं, ये देखो यहां तक कुछ हाइट जाएगा आपका, ठीक है। इस हाइट को क्या कहते हैं हम लोग, FSL, FSL, ठीक है। क्या होता है ये, फुल सप्लाई लेवल, है ना। अब देखो फुल सप्लाई लेवल पे आपका वाटर का हाइट कितना हो जाएगा, ये हाइट है कुछ, इसका टोटल हाइट कितना है, टोटल हाइट है h, है ना। अब देखो फुल सप्लाई लेवल से, फुल सप्लाई लेवल से वाटर का हाइट कितना है, ये फुल सप्लाई लेवल तो यहीं पर है भाई, ये क्या है आपका फुल सप्लाई लेवल है, और वाटर यहीं पर है, तो आपका हाइट कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 0। अब देखो यहां पर समझना, प्रेशर इंटेंसिटी निकालते हैं सबसे पहले, प्रेशर इंटेंसिटी, ठीक है, प्रेशर इंटेंसिटी निकालते हैं। प्रेशर इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, गामा W इंटू HW से, गामा W इंटू HW से, यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू HW से क्या निकालेंगे, प्रेशर इंटेंसिटी निकालेंगे। अब देखो फॉर FSL फुल सप्लाई लेवल पे, या फिर लिख सकते हैं एट फुल सप्लाई लेवल, ये फुल सप्लाई लेवल पे वाटर का हाइट कितना है, 0। ये देखो फुल सप्लाई लेवल से वाटर का हाइट क्या है, 0 है, यहां तक का पानी भरा हुआ है, तो HW 0 हो गया, तो प्रेशर इंटेंसिटी क्या आ जाएगा, यहां पर 0, यहां पर प्रेशर इंटेंसिटी कितना आ गया, 0। अब यहां पर से हाइट कितना हो गया है, यहां पर से देखो फुल सप्लाई लेवल से बेस में हाइट कितना है, एट बेस कितना हो जाएगा, एट बेस HW कितना हो गया, HW इज इक्वल टू H हो गया है। फुल सप्लाई लेवल से यहां तक, फुल सप्लाई लेवल से बेस तक जाएंगे, तो फुल सप्लाई लेवल से बेस तक वाटर का हाइट कितना है, H है, तो यहां पर H लिख दिया मैंने, कैपिटल H लिख देता हूं, ठीक है, ये कैपिटल H आ गया। हाँ, तो प्रेशर इंटेंसिटी कितना हो जाएगा अब यहां पर, ये देखो प्रेशर इंटेंसिटी कितना हो गया, गामा W इंटू HW, तो यहां पर प्रेशर इंटेंसिटी कितना आ जाएगा, प्रेशर इंटेंसिटी आ जाएगा गामा W इंटू H, कहां पर, बेस पर। ओके, अब अगर मैं इसे प्रेशर डायग्राम से समझूं, प्रेशर डायग्राम से अगर मैं इसे समझने की कोशिश करूं, तो कुछ इस तरीके का इसका प्रेशर डायग्राम बनेगा। ये देखो
यहां पर क्या था, 0 था इंटेंसिटी, और यहां पर क्या था, गामा डब्ल्यू इंटू एच। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा गामा डब्ल्यू इंटू एच, और प्रेशर कुछ इस तरीके से लगेगा इसमें। ठीक है, कुछ इस तरीके से प्रेशर डायग्राम बनेगा। यहां पर वैल्यू थी 0 और यहां पर क्या था, गामा डब्ल्यू इंटू एच, और ये हाइट कितना था, कितने हाइट में लग रहा था, एच हाइट पे लग रहा था। अब अगर मुझे निकालना है कि इस पे वाटर प्रेशर टोटल कितना आ रहा है, टोटल वाटर प्रेशर कितना आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, एरिया के साथ इसका एरिया निकाल लूंगा, इस प्रेशर डायग्राम का मैं एरिया निकाल लूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि टोटल वाटर प्रेशर कितना आ रहा था, है ना। तो अब देखो यहां पर अगर मुझे वाटर प्रेशर निकालना रहा, टोटल वाटर प्रेशर निकालना रहा, टोटल वाटर प्रेशर निकालना रहा, तो कैसे निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लूंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, गामा डब्ल्यू इंटू एच, और हाइट कितना है, एच, तो कितना आ जाएगा यहां पर 1/2, और यहां पर आ जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू एच स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा वाटर प्रेशर, टोटल वाटर प्रेशर पीडब्ल्यू, टोटल वाटर प्रेशर पीडब्ल्यू आपका आ गया 1/2 गामा डब्ल्यू इंटू एच स्क्वायर। समझ में आया कैसे आया। अब देखो कितने हाइट पे लगता है, सेंट्रॉइड पे लगेगा। अगर मैं इस पूरे प्रेशर का अगर एक सेंटर निकालूं तो कहां पर लगता है, सेंट्रॉइड पे, और कितने हाइट पे लगता है वो, h/3। ट्रायंगल के ट्रायंगल में सेंट्रॉइड कहां पर होता है, h/3 हाइट पर होता है। तो यहां पर आपका क्या लगेगा, इस प्रेशर का सेंटर होगा। ठीक है, जो भी प्रेशर होगा वो सेंटर पे लगता है। सेंटर ऑफ प्रेशर कहां पर होगा उसके, h/3 पे, सेंट्रॉइड पे होगा। समझ में आया कैसे निकालते हैं वाटर प्रेशर। अब लास्ट एक प्रेशर देखते हैं, अपलिफ्ट प्रेशर। लास्ट एक प्रेशर देखते हैं जो मेजर प्रेशर है, वो है अपलिफ्ट प्रेशर। अपलिफ्ट प्रेशर। अब देखो अपलिफ्ट प्रेशर क्या होता है, आपने एक डैम बना रखा है, कुछ इस तरीके से आपका डैम है। ठीक है, अब इसका क्या होगा, ये आपका डैम है, अब जब वाटर जाएगा, ये आपका अप स्ट्रीम साइड है, ये आपका डाउन स्ट्रीम साइड है। इस डाउन स्ट्रीम साइड में भी वाटर का कुछ लेवल होगा जिसको मैं बोल देता हूं H0। यहां पर वाटर का कुछ लेवल होगा जिसको मैं बोल देता हूं H। अब क्या एज्यूम किया जाता है कि जितना वाटर होता है अप स्ट्रीम साइड में या डाउन स्ट्रीम साइड में, उतना ही प्रेशर क्या लगता है, अपलिफ्ट में लगता है। अपलिफ्ट प्रेशर क्या होता है, आपका वाटर सीपेज हो गया, सीपेज के थ्रू अंदर गया, और फिर वो क्या कर रहा है, फुल करके आपका ऊपर की ओर ढकेलने की कोशिश कर रहा है, आपके डैम को ऊपर की ओर, आपके डैम को ढकेलने की कोशिश कर रहा है, कुछ इस तरीके से ऊपर फेंकने की कोशिश कर रहा है, उसे ही मैं क्या बोलता हूं, अपलिफ्ट प्रेशर कहता हूं। ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से, जितना पानी इस साइड होगा उतना ही इसका इधर जाएगा, और जितना कम पानी इधर होगा उतना इसका ये हाइट जाएगा, और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब भैया जानकार लोग ये कहते हैं, जिन्होंने कोड बनाया है वो क्या कहते हैं, जितना पानी का प्रेशर इधर लगेगा उतना ही अपलिफ्ट प्रेशर लगता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहां पर, गामा डब्ल्यू इंटू एच, गामा डब्ल्यू इंटू एच कैपिटल में, और इधर जितना पानी है उतना प्रेशर, तो गामा डब्ल्यू इंटू H0। बट क्या पॉसिबल है कि जितना पानी रहेगा उतना ही अपलिफ्ट प्रेशर लगेगा? नहीं लगेगा भाई, जितना पानी रोक के रखा है क्या पूरा सीपेज हो जाएगा क्या? पूरा सीपेज तो नहीं हो सकता, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग इसमें, अब देखो इसमें क्या करते हैं, एक कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये क्या हुआ जाता है, कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई किया जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं अपलिफ्ट कोफिशिएंट। इसे क्या कहते हैं, अपलिफ्ट कोफिशिएंट कहते हैं। और इसका वैल्यू आपको क्या रहेगा, जो भी क्वेश्चन आपको डिजाइनिंग के लिए पूछा जाएगा उसमें इसकी वैल्यू दी रहेगी। ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग लेते हैं 0 to 1। ठीक है, अगर 0 अपलिफ्ट होगा, 0 सीपेज होगा तो 0 ले लेंगे, और अदरवाइज 1 ले लेते हैं, है ना। या फिर जितना भी वैल्यू होगा 0.5, 0.7, जितना भी वैल्यू होगा वो आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। ओके, तो ये 3 प्रेशर थे, आपको अपलिफ्ट निकालना आ गया। आपको अगर सेल्फ वेट पूछेगा तो निकाल सकते हैं आप लोग, अगर आपको वाटर प्रेशर बोलेगा तो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 जो मेजर प्रेशर होते हैं वो ग्रेविटी डैम पे लगते हैं। ठीक है, 3 जो फोर्सेस होते हैं वो ग्रेविटी डैम पे लगते हैं। ठीक है, तो ये 3 फोर्सेस के बारे में पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। छोटा सा चैप्टर था और आज ही स्टार्ट हुआ और आज के क्लास में ये फिनिश हो गया ग्रेविटी डैम का। समझ में आया ग्रेविटी डैम क्या होता है, डैम क्या होता है, साइट सिलेक्शन क्या होता है, और मैंने सारे फोर्सेस के बारे में बताया है, क्या मेजर फोर्सेस होते हैं उसको हम लोगों ने डील किया है आज के इस वीडियो में। ठीक है,
तो उम्मीद है जितनी सारी चीजें मैंने आज आपके इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे वीडियो, सारी चीजें समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से पता चलता है कि चीजें आपको कितने अच्छे से समझ में आई है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको हर दिन वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।